इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑल्दो एग्रीकल्चर ने इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेट किया था प्री ब्रिटिश पीरियड के दौरान, लेकिन कुछ इंडियन इंडस्ट्री जो है सर्टेन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे और जिनका वर्ल्ड वाइड रिपुटेशन था। अंग्रेजों के रूल आने के बाद हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसका पतन हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सिस्टमैटिकली इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका प्राइमरी मोटिव इसके पीछे क्या था? एक को कि उनको रॉ मटेरियल मिल जाए चीप रेट में इंडिया से और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को यहाँ पर इंडियन मार्केट में हायर प्राइस पे बेच सके, और इसलिए अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा हमारे देश के इंडस्ट्री को बर्बाद किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, उसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि जो भी आर्टिजन थे वो बेरोजगार हो गए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने के कारण, और बर्डन पॉपुलेशन का खेती बाड़ी पे बढ़ गया। पहले हमारा देश दुनिया को टेक्सटाइल बेचता था, अब इंपोर्ट करने लग गया। इंडियन मेड गुड्स जो है फॉरेन मुकाबला का जो मशीन से बने हुए गुड्स से मुकाबला नहीं कर सके, और इस वजह से इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ब्रिटेन से इंडिया में होने लग गया। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का बहुत ही अभाव था, अर्थात मशीनों का या टूल्स का उत्पादन हमारे देश में होता ही नहीं था। ब्रिटिश रूल के दौरान कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं मिला। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई नाम नहीं हुआ, अंग्रेजों ने उसको बढ़ावा नहीं दिया। ब्रिटिश रूलर ने यहाँ की इंडस्ट्री के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो चाहते थे कि इंडियंस ब्रिटेन पे निर्भर करें कैपिटल गुड्स के लिए और हैवी इक्विपमेंट्स के लिए। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हमारे देश में जो इंडस्ट्री थी वो नहीं के बराबर थी, इसलिए जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बहुत ही लिमिटेड एरिया में पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले कर रही थी। पब्लिक सेक्टर रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के तरफ ध्यान दिया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत ही बैकवर्ड था। अब हम आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बता रहे हैं, विदेशी व्यापार के बारे में। भारत प्राचीन समय में कई देशों के साथ व्यापार करता था, फॉरेन ट्रेड करता था। पहले हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर हुआ करते थे, और नहीं, अंग्रेजों के रूल के समय ऐसा हुआ था कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर बन गए और फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्टर बन गए। यानी भारत जो था वो कच्चा माल बेचा करता था, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, और फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स इसको इंपोर्ट करता था। कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ का, कैपिटल गुड्स का, ये अंग्रेजों के समय हुआ था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन का एक अधिकार हो गया हमारे देश में, मोनोपोली हो गया। इंडिया का फॉरेन ट्रेड लगभग ब्रिटेन तक ही सीमित था। जितना भी फॉरेन ट्रेड होता था वो केवल उसका आधा ब्रिटेन से ही होता था।
कुछ और देश थे जैसे चाइना, श्रीलंका, पर्सिया, इनके साथ भी हमारा कुछ फॉरेन ट्रेड होता था। जब से स्वेज कैनल 1869 में खुला तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में और डिस्टेंस भी कम हो गया, तो इसलिए और जल्दी से गुड्स का मूवमेंट होने लग गया और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में और भी फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, भारतीय संपत्ति का पलायन हुआ अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेज जो पैसे भारत से कमा रहे थे वो भारत के विकास पर कोई खर्च नहीं कर रहे थे, उसका इस्तेमाल वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को पूरा करने के लिए करते थे, या अंग्रेज की सरकार कहीं पर युद्ध जो लड़ते थे उसके खर्चे को पूरा करते थे और यहाँ इंपोर्ट किया करते थे, उसमें पैसे खर्च करते थे। बाकी जो पैसे बचते थे वो इंग्लैंड के डेवलपमेंट पे खर्च करते थे। डेमोग्राफिक कंडीशन, ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही स्थिर थी, बैकवर्ड थी। पहली जनगणना हमारे देश में 1881 में हुआ था और उसके बाद हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है, सेंसस होता है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ऐसा साल था जिसमें जनसंख्या का परिवर्तन हुआ। अब आपको ये जानना है कि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, मतलब हमारे देश में बर्थ रेट और डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों भी बहुत ज़्यादा था, 48 और 40 बर्थ रेट और डेथ रेट पर 1000 हमारे देश का था। बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन ए ईयर और डेथ रेट होता है नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर डाइंग। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, हमारे देश का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, 16% से भी कम था। और औरतों की जो लिटरेसी लेवल थी वो तो नहीं के बराबर था, 7%। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी का बहुत ही अभाव था और इन वाटर एयरबोर्न डिजीजेज वाइड स्प्रेड थे जिसके कारण बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरते थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ इन ए ईयर। साल भर में प्रत्येक 1000 बच्चे जो जन्म लिए उनमें से जितने बच्चे मर गए उन्हीं को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे बच्चों की संख्या प्रति 1000 जो अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले मर जाते थे, वो हमारे देश में उस समय 218 था और 2011 में वो घटकर 44 हो गया। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब होता है कि हमारे देश में लोग कितने साल तक एवरेज लाइफ है उनकी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही लो था, 44 ईयर्स। वर्तमान में ये 68 ईयर्स है और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में कॉलोनियल पीरियड के दौरान और बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई।